हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं विकास कुमार सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल एडुरोज क्लासेस। तो पिछले वीडियो में हम लोग कोशिका के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा था और उसमें मैं आपको बताया था कि आवरण में दो प्रकार का आवरण होता है। एक होता है कोशिका भित्ति और एक होता है कोशिका झिल्ली। तो आज हम लोग पढ़ेंगे कोशिका भित्ति के बारे में। जैसे कि आप इस फिगर में देख रहे होंगे कि ये जो सबसे भीतर एक केंद्रक है, इसके बाहर जो जस्ट ये चिपचिपा द्रव होता है, इसको बोला जाता है कोशिका द्रव्य। और ये जो आपको रचना दिखाई दे रहा है, इसको बोलते हैं हम लोग कोशिका झिल्ली। ये सबसे बाहर की जो रचना है, इसको बोलते हैं हम लोग कोशिका भित्ति। तो जो कोशिका भित्ति होता है, यह पादप में होता है, जीवाणु में भी होता है और कवक में भी होता है। यह पादप कोशिका के सबसे बाहरी आवरण होता है। ये जो होता है, ये पादप कोशिका के, जैसे मान के चलिए कुछ देर के लिए कि यह पादप कोशिका है, तो पादप कोशिका के सबसे बाहरी आवरण होता है और एक कड़ा होता है, कठोर होता है और मजबूत होता है। ठीक है। पादप में कोशिका भित्ति सेलुलोज से बनी होती है। जो पेड़ पौधा होता है या जो पेड़ पौधा होता है, उसमें कोशिका भित्ति जो होता है वो सेलुलोज से बनी होती है। ठीक है। और कवक में कोशिका भित्ति काइटिन से बनी होती है। कवक में कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? काइटिन से बनी होती है। अगर हम बात करें जंतु में, तो जंतु में कोशिका भित्ति अनुपस्थित होता है। जंतु में कोशिका भित्ति नहीं पाया जाता है। और कोशिका भित्ति का हम कार्य के बारे में बात करें, तो कोशिका भित्ति का मुख्य कार्य होता है यह कोशिका को एक निश्चित रूप प्रदान करना। यह कोशिका को एक निश्चित रूप देता है और यह कोशिका को सूखने से बचाता है। जैसे कि आप लोग यहाँ देख रहे हैं कि सबसे बाहरी आवरण है, तो एक कोशिका को सूखने से जरूर बचाएगा। और यह कोशिका को सुरक्षा और सहारा प्रदान करता है। जो कोशिका भित्ति होता है, यह पूरे कोशिका को सुरक्षा भी देता है और उसको सहारा भी प्रदान करता है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए ताकि हम इसे मिटा दें। प्लाज्मा झिल्ली के बारे में अब हम जानेंगे। प्लाज्मा झिल्ली के बारे में यानी सेल मेम्ब्रेन। तो सेल मेम्ब्रेन जो होता है वो सभी प्रकार की कोशिका में पाया जाता है। जंतु में भी होता है और पादप में भी होता है। अगर जंतु में बात करें तो मान के चलिए कोई सेल है, इसमें सबसे बाहर वाला आवरण को क्या कहते हैं? सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, यानी कोशिका झिल्ली कहते हैं। तो जो कोशिका झिल्ली होती है, ये सभी कोशिकाओं में पाई जाती है। ये सबसे बाहर की तरफ होती है। ठीक है। और बहुत पतली होती है और लचीली झिल्ली होती है। ये जो होता है, ये चयनात्मक पारगम्य झिल्ली होती है। क्या होती है? चयनात्मक पारगम्य झिल्ली होती है। चयनात्मक पारगम्य कहने का मतलब यह अपने से हो करके कुछ ही पदार्थों को अंदर या बाहर करती है। यह सभी पदार्थों को अंदर बाहर नहीं करती है। जैसे मान के चलिए आपने चलनी देखा होगा, चलनी से सब पदार्थ तो नीचे नहीं गिरता है, कुछ पदार्थ गिरता है जो उसके छिद्र जो होता है, छिद्र होता है, उससे जो पतला होता है, मतलब कोई पदार्थ उससे पतला होता है, वो नीचे गिर जाता है और जो मोटा वाला पदार्थ होता है वो नीचे नहीं गिरता है। तो जैसे चलनी होता है, वैसे ही ये भी होता है। ये अपने से कुछ पदार्थ को बाहर जाने देता है और कुछ पदार्थ को अंदर जाने देता है। मतलब अंदर बाहर कुछ ही पदार्थ को जाने देता है, सभी पदार्थ को अंदर बाहर नहीं जाने देता है। इसमें अनेक छोटे छोटे छिद्र होते हैं। जो झिल्ली होता है, प्लाज्मा झिल्ली, इसमें अनेक छोटे छोटे छिद्र होते हैं ताकि पदार्थ को अंदर से बाहर या बाहर से अंदर किया जा सके। ये जो प्लाज्मा झिल्ली होता है, यह लिपिड तथा प्रोटीन से बना होता है। प्लाज्मा झिल्ली लिपिड तथा प्रोटीन से बना होता है। अगर हम कार्य की बात करें तो यह कोशिका को एक निश्चित आकार प्रदान करता है। ठीक है। और कोशिका को यांत्रिक सहारा भी प्रदान करता है। यांत्रिक सहारा मतलब उसको टूटने फूटने से बचाता है। यह भिन्न भिन्न परमाणुओं को अंदर से बाहर या बाहर से अंदर करने में मदद करता है। जो कोशिका झिल्ली होता है वो भिन्न भिन्न परमाणुओं को अंदर से बाहर या बाहर से अंदर करता है। और यह जंतु में सीलिया का निर्माण तथा फ्लैजिला का निर्माण करता है। यह जंतु में क्या करता है? सीलिया तथा फ्लैजिला का निर्माण करता है। अगर आपको सीलिया या फ्लैजिला के बारे में पता नहीं है तो चलिए अब मैं आपको सीलिया और फ्लैजिला के बारे में थोड़ा सा बता दूं। अगर कोशिका झिल्ली है वो अपने अंदर से अतिवृद्ध निकाल दे, उसी अतिवृद्ध को हम लोग कहते हैं सीलिया। जो क्या कहते हैं? हम सीलिया कहते हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट ले दीजिए ताकि अब इसे मिटा दें। अब हम लोग पढ़ेंगे कोशिका द्रव्य के बारे में। तो इस कोशिका में आप जो इस कोशिका झिल्ली और केंद्रक के बीच को जो ये रचना देख रहे हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं कोशिका द्रव्य।
कोशिका द्रव्य जो होता है इसमें विभिन्न प्रकार के कोशिकांग भी उपस्थित होते हैं। यह कहाँ पाया जाता है? केंद्रक तथा कोशिका झिल्ली के बीच वाला जो भाग होता है इसी को हम लोग कहते हैं कोशिका द्रव्य। यह गाढ़ा एवं चिपचिपा पदार्थ होता है। इसमें विभिन्न प्रकार के कोशिकांग उपस्थित होते हैं और इसमें कार्बनिक पदार्थ में जैसे कार्बोहाइड्रेट, वसा इत्यादि और अकार्बनिक पदार्थ में जल तथा लवण भी उपस्थित होता है और इसमें कुछ प्रोटीन भी उपस्थित होते हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए ताकि हम इसे मिटा दें। हम जैसे कि आपको पता है कि कोशिका द्रव्य के अंदर बहुत सारा कोशिकांग पाया जाता है। उस कोशिकांग में से सबसे पहला कोशिकांग हम माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पढ़ेंगे। तो माइटोकॉन्ड्रिया का सबसे पहले हम स्ट्रक्चर जान लेते हैं। तो इसमें दो झिल्ली होता है, एक होता है बाहर की तरफ, एक होता है अंदर की तरफ। तो बाहर वाला झिल्ली को बोलते हैं हम लोग बाह्य झिल्ली और अंदर वाला झिल्ली को बोलते हैं अंतः झिल्ली। और जो अंदर वाला जो झिल्ली होता है ये मुड़ करके एक रचना बनाता है जिसे हम लोग कहते हैं क्रिस्टी। और इस झिल्ली के अंदर का जो हिस्सा होता है, जो अंदर का पूरा हिस्सा होता है इसके, उसे कहते हैं हम मैट्रिक्स झिल्ली। यह कोशिका में बिखरी हुई रचना होती है, यह कोशिका में बिखरी हुई होती है। और इसका आकार की बात करें तो इसका आकार गोलाकार, छड़ाकार तथा दानेदार भी होता है। इसका जो संख्या होता है ये जंतुओं में पादप की अपेक्षा ज़्यादा होता है। जंतु में पादप के अपेक्षा यानी पेड़ पौधों की अपेक्षा ज़्यादा होता है। इसकी संख्या प्रत्येक कोशिका में लगभग 10,000 या इससे भी ज़्यादा हो सकती है। अभी आपको मैंने बताया कि यह दोहरी झिल्ली से घिरी होती है। बाहर वाली झिल्ली को बाह्य झिल्ली और अंदर वाली झिल्ली को अंतः झिल्ली कहा जाता है। और इसमें जो प्रवर्त निकल करके जो अंदर वाली झिल्ली जो ये मुड़ करके एक रचना बनाती है जिसे क्या कहते हैं हम लोग? क्रिस्टी कहते हैं। इसे कोशिका का ऊर्जा घर भी कहा जाता है, पावर हाउस ऑफ द सेल यानी कोशिका का ऊर्जा घर भी कहा जाता है। अगर इसका कार्य की बात करें तो इसमें कोशिकीय श्वसन होता है। कोशिकीय श्वसन यानी भोजन को क्या करता है? ऑक्सीडाइज करता है, भोजन का ऑक्सीकरण करता है, ऑक्सीकरण करके उससे ऊर्जा निकालता है। इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? पावर हाउस ऑफ द सेल। अगर बात किया जाए कि ऊर्जा किस रूप में निकालता है तो ऊर्जा जो निकालता है वो एटीपी के रूप में निकालता है। एटीपी यानी एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए ताकि हम इसे मिटा दें। अब अगला कोशिकांग हम अंतःप्रद्रव्यी जालिका के बारे में पढ़ेंगे। अंतःप्रद्रव्यी जालिका यानी इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अंतःप्रद्रव्यी जालिका को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में ER भी कहते हैं। यह जंतु कोशिका एवं पादप कोशिका दोनों में पाया जाता है। यह अत्यंत सूक्ष्म होता है और शाखित होता है यानी ब्रांच्ड होता है। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं कैसे इसमें शाखा निकला हुआ है। अंतःप्रद्रव्यी जालिका जो होता है वो लाइपोप्रोटीन से बना होता है। लाइपोप्रोटीन एक प्रकार का प्रोटीन है जिससे बना होता है। अंतःप्रद्रव्यी जालिका जो होता है वो दो प्रकार का होता है। एक होता है चिकनी अंतःप्रद्रव्यी जालिका, एक होता है खुरदरी अंतःप्रद्रव्यी जालिका। चिकनी अंतःप्रद्रव्यी जालिका यानी स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसको शॉर्ट फॉर्म में हम SER भी कहते हैं। और खुरदरी अंतःप्रद्रव्यी जालिका यानी रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसको शॉर्ट फॉर्म में हम RER भी कहते हैं। अगर हम चिकनी अंतःप्रद्रव्यी जालिका की बात करें तो चिकनी अंतःप्रद्रव्यी जालिका जो होता है वो एकदम चिकना होता है, उसके सतह पर किसी चीज़ का कण नहीं होता है। और अगर हम खुरदरी अंतःप्रद्रव्यी जालिका के बारे में बात करें तो खुरदरी अंतःप्रद्रव्यी जालिका जो होता है उसके सतह पर राइबोसोम का कण होता है। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं जो खुरदरी अंतःप्रद्रव्यी जालिका है इसके सतह पर राइबोसोम का कण उपस्थित होता है। तो जो चिकनी अंतःप्रद्रव्यी जालिका जो होता है यह वसा के निर्माण में मदद करती है यानी वसा का निर्माण कराती है। जो चिकनी अंतःप्रद्रव्यी जालिका है यह वसा का निर्माण करती है और खुरदरी अंतःप्रद्रव्यी जालिका जो होता है वह प्रोटीन का निर्माण करती है। ठीक है। अगर इसका पूरा अंतःप्रद्रव्यी जालिका का कार्य के बारे में बात करें हम तो यह यांत्रिक सहारा भी प्रदान करती है और साथ ही साथ यह कोशिका के सतही क्षेत्र भी बढ़ाती है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। आगे अगला कोशिकांग है गोल्जी काय। गोल्जी काय को गोल्जी काय, गोल्जी बॉडी या गोल्जी ऑपरेटस या डिक्टियोसोम भी कहा जाता है। गोल्जी काय का खोज सर्वप्रथम कैमिलो गोल्जी ने किया था। गोल्जी काय अगर पादप में उपस्थित रहेगा, पेड़ पौधों में रहेगा, तब इसे हम कहेंगे डिक्टियोसोम। गोल्जी काय जो होता है
प्रोकैरियोटिक कोशिका जैसे जीवाणु, नीलहरित शैवाल, इस सब में नहीं पाया जाता है। गोल्गी काय जो होता है वो सिस्टर्नी वेसिकल से मिलकर के बना होता है। अगर गोल्गी काय का स्ट्रक्चर देखें तो गोल्गी काय जो आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये सब रचना, इसको बोलते हैं हम लोग वेसिकल्स। ये जो फ्लैट यानी चपटा जो रचना है इसको बोलते हैं सिस्टर्नी। ये जो नीचे का हिस्सा है इसको बोलते हैं हम सिस फेस, और जो ऊपर का हिस्सा है इसको बोलते हैं हम ट्रांसफेस। अगर गोल्गी काय का कार्य की बात करें तो यह कोशिका का सबसे मुख्य श्रवण अंग है। श्रवण अंग मतलब ये अपने से कुछ पदार्थ को सीक्रेट करता है, बाहर निकालता है। यह लाइसोसोम का भी निर्माण करता है। यह पादप कोशिका में कोशिका विभाजन के समय कोशिका प्लेट का निर्माण करता है। क्या करता है? पादप कोशिका में कोशिका विभाजन के समय एक सेल प्लेट यानी कोशिका प्लेट का निर्माण करता है। सेल प्लेट देखिए मैं आपको बता रहा हूँ क्या होता है। जैसे मान लीजिए ये पादप कोशिका है, इसका केंद्रक बंट गया। अब इस कोशिका को दो भाग में बंटना है तो इसमें एक सेल प्लेट का निर्माण होता है। सेल प्लेट, ये सेल प्लेट का निर्माण यही गोल्गी काय कराता है। ठीक है। और यह पदार्थों को पैकिंग में भी मदद करता है। यह पदार्थ को, बहुत सारा पदार्थ होता है जिसको पैक करके और इसे डिस्पैच करता है, पैक करके कहीं ले जाकर के उसे डिस्पैच कर देता है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए ताकि हम इसे मिटा दें। अगला कोशिकांग लवक है। लवक यानी प्लास्टिड। तो जो प्लास्टिड होता है वो केवल पादप कोशिका में पाया जाता है, यह जंतु के कोशिका में नहीं पाया जाता है। इसका आकार की बात करें तो यह गोलाकार, अंडाकार, तस्त्रीनुमा और भी आकार का होता है। यह 3 प्रकार का होता है। एक होता है अवर्णी लवक यानी ल्यूकोप्लास्ट, एक होता है वर्णी लवक यानी क्रोमोप्लास्ट, एक होता है हरित लवक यानी क्लोरोप्लास्ट। अगर हम अवर्णी लवक का बात करें तो जो अवर्णी लवक होता है ये रंगहीन होता है, इसमें किसी भी प्रकार का रंग नहीं होता है। यह मुख्यतः पौधों के जड़ों में पाया जाता है और यह खाद्य पदार्थों को संचय करता है, यानी खाद्य पदार्थ को इकट्ठा करके रखता है, स्टोर करके रखता है। और इसके साथ ही साथ यह स्टार्च, प्रोटीन इत्यादि का भी संचय करता है। अगर हम बात करें वर्णी लवक का तो जो वर्णी लवक होता है ये रंगीन लवक होता है। रंगीन यानी इसमें रंग होता है। यह मुख्य रूप से फूलों एवं बीजों में पाया जाता है। अगर फूल का आपने रंग देखा होगा, लाल, हरा या जो भी रंग देखा होगा अपने फूल का, तो वो इस वर्णी लवक के कारण होता है। या किसी बीज का रंग देखा होगा, बीज भी कई प्रकार का बीज होता है, रंगीन होता है, तो उसका जो रंग होता है वो भी इस वर्णी लवक के कारण होता है। अगला सी नंबर है हरित लवक। तो जो हरित लवक होता है वो दोहरी झिल्ली से घिरा होता है और इसका जो बीज का हिस्सा होता है, पूरा ये बीज का हिस्सा होता है, इसको बोलते हैं हम मैट्रिक्स या एस्ट्रोमा। ठीक, जो आप सिक्का के जैसा रचना देख रहे हैं, सिक्का के जैसा, इसको हम लोग बोलते हैं ग्रेनम। इसको क्या बोलते हैं हम? ग्रेनम। ये सब क्या है? एक साथ सभी को मिलकर के बोलते हैं ग्रेनम। और जो ये अकेले एक है, अकेले को बोलते हैं हम थाइलाक्वाइड। और एक ग्रेनम को दूसरे ग्रेनम से जो रचना जोड़ता है उसको बोलते हैं हम लोग एस्ट्रोमा लैमली। ठीक है। देखिए यह केवल हरे पेड़ पौधे में उपस्थित होता है। ठीक है। हरित लवक के कारण ही जो पत्तियों का रंग होता है वह हरा होता है। अगर हरित लवक नहीं रहे तो पत्तियों का रंग हरा नहीं होता। और यह साथ ही साथ प्रकाश संश्लेषण में मदद करता है। आपने नाम सुना होगा प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस, जिसके माध्यम से पौधे अपना भोजन बनाते हैं। बाकी तो ये आपको समझाई ही है कि यह दोहरी झिल्ली से घिरा होता है। जो वृत्ताकार जो रचना होता है इसको बोलते हैं हम लोग, एक को बोलते हैं थाइलाक्वाइड और पूरे को बोलते हैं ग्रेनम। ठीक है। और भीतरी हिस्सा को क्या कहते हैं हम? मैट्रिक्स कहते हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए ताकि हम इसे मिटा दें।